अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एंड वॉन्ट हाउ फैक्टर। वॉन्ट हाउ फैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल का मतलब होता है अगर कोई चीज़ आपने एक्सपेक्ट करी है, कोई वैल्यू, तो उससे कम आ जाना, उससे डिफरेंट आ जाना। मतलब डिफरेंट का मतलब ये हो गया कि उससे या तो कम आए या फिर उससे लेस, ग्रेटर देन आए या फिर उससे लेस देन आए। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड एक वैल्यू से या तो ज़्यादा आए या फिर कम आए, तो उस चीज़ को बोला जाता है एबनॉर्मल। और जो मास आता है ऐसा कम या ज़्यादा, उसको बोला जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बहुत सारे सब्सटेंसेस का आता है सोल्यूशन के अंदर और बहुत सारे सब्सटेंसेस का नहीं आता। अब जिन सब्सटेंसेस का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं आता, सबसे पहले उन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास है शुगर, जैसे कि यूरिया, जैसे कि सुक्रोज, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज एक्सेट्रा। ये बहुत सारे ऐसे सल्यूट हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर मास है, जब आप उसको केमिकल फार्मूले से कैलकुलेट करते हो तो वो उतना ही आता है जितना आप क्वालिटेटिव सोल्यूशन बना के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करते हो। तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? सेम सेम होता है। ठीक है, अब मान लो यूरिया है, ठीक है, NH2CO NH2, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास मैंने कैलकुलेट किया केमिकल फार्मूले से। तो वो केमिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है? हर एक एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मास नंबर को सम अप करके। ठीक है, तो ये निकल के आया 60। फिर मैंने इस यूरिया की सोल्यूशन बनाई। ठीक है, यूरिया, ये वाटर था और इसमें मैंने क्या डाल दिया? यूरिया। तो यूरिया की सोल्यूशन बन गई। अब मैंने क्या किया, आपको पता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कब यूज़ की जाती है? सोल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूलर मास निकालती है। ठीक है, तो अब इस सोल्यूशन में मैंने क्या किया, इस किसी एक क्वालिटेटिव, जो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, रिलेटिव राउटिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, उन चारों में से किसी एक को यूज़ करके मैंने इस यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकाला। तो वो भी निकल के कितना आया? 60। तो ये कौन सा हो गया? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए, सल्यूट लिए, नॉन पोलर सल्यूट। नॉन पोलर सल्यूट जैसे कि एसिटिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एसिटिक एसिड को लिया और एसिटिक एसिड को मैंने बेंजीन के अंदर डिजोल्व किया, C6H6 सोल्यूशन बनाई। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने बीकर में सोल्यूशन रखी हुई है। ठीक है, किसकी है ये? एसिटिक एसिड की, बेंजीन के अंदर सोल्यूशन। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, केमिकल फार्मूले से इस एसिटिक एसिड का निकाल रही हूँ मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया? 60। इसका भी 60 निकल के आया। और जब मैंने ये सोल्यूशन में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके निकाला, तब निकल के आया 120। ठीक है, यही मैंने एक और जो आयोनिक सल्यूट लिया, ठीक है, मान लो KCl लिया, इसकी भी मैंने सोल्यूशन बनाई। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने केमिकल फार्मूले से इसका निकाला मॉलिक्यूलर मास, वो निकल के आया 74.5। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये सोल्यूशन बना के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, इसका किसी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास निकाला और वो निकल के आया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया? 36.25। ठीक है, 37.25। ठीक है जी, अब ये देखो, यहाँ पर डिक्रीज कर गया, हाफ हो गया, और यहाँ पर इंक्रीज कर गया, डबल हो गया। ठीक है, इन दोनों, ये जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आए, इनको बोला जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। अब ठीक है, हमें समझ आ गई मॉलिक्यूलर मास की, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की। ये ज़्यादा हो गया, ये कम आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू से आनी चाहिए थी इसकी एसिटिक एसिड की 60 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू भी, लेकिन आई 120। KCl की आनी चाहिए थी 74.5 ही, लेकिन निकल के कितनी आई? 37.25। ये डिक्रीज हो गई, ये इंक्रीज होगी, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम ज़्यादा होगी। तो इसी को बोला जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, अब रीज़न क्या होता है, ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों निकल के आते हैं? ठीक है, तो रीज़न, ये 2 रीज़न होते हैं।
सबसे पहला एसोसिएशन और दूसरा डिसोसिएशन। तो इन दो रीज़न की वजह से, एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से सॉल्यूशन के अंदर जो एसोसिएशन या फिर जो डिसोसिएशन होती है उसकी वजह से आता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो रीज़न में क्या हो गया, नंबर 1 एसोसिएशन, ठीक है जी, और नंबर 2 डिसोसिएशन। ठीक है, अब ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन कहाँ पर होती हैं, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन में। मान लो आपने NaCl ले लिया, तो वो सॉलिड, जब वो सल्यूट, मान लो ये सल्यूट है, सॉलिड फॉर्म में तो ये नहीं ना एसोसिएट होगा, जब इसको वाटर में डालोगे सोल्यूशन में तभी तो डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो एसोसिएशन डिसोसिएशन कहाँ पर होती है, सोल्यूशन में। ठीक है, अब सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जांपल एसोसिएशन की। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COH। एसिटिक एसिड को मैंने बेंजीन में डाला, C6H6 बन गई सोल्यूशन, और मेरे पास बन गया COOH होल ट्वाइस, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ले लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर 2 मैम आपने क्यों लिख दिया खुद ही, क्योंकि ये डाइमराइज हो जाएगा। एसोसिएशन का मतलब होता है एसोसिएट हो जाना, जुड़ जाना, इकट्ठे हो जाना। ठीक है, तो इस जब भी एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं तो ये डाइमराइज हो जाता है, 2 एसिटिक एसिड जुड़ जाते हैं, जैसे CH3COO, ये एक, ठीक है, दूसरे एसिटिक एसिड का यहाँ पे क्या आएगा O, यहाँ पर क्या आएगा C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और CH3। देखो डाई यहाँ पर और यहाँ पर देखो कौन सी बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डाइमराइज हो जाता है, ठीक है, बेंजीन के अंदर। और ये जब डाइमराइज हो जाएगा, यहाँ पर देखो कितने मोल थे, 2 मोल थे, और यहाँ पर कितना हो गया, 2 से कम हो गया, एक ही है ना बड़ा सा, तो ये हो गया 1 मोल। अब देखो, अब अच्छे से समझना, यहाँ पर 2 मोल और यहाँ पर 1 मोल, तो मतलब नंबर क्या हो गया, हाफ। तो जब, अब आप मुझे एक बात बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ सल्यूट के, ना के सॉल्वेंट के। तो नंबर ऑफ सल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सल्यूट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एक चीज़ और भी आपको पता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास जो हमने निकाला था MB से, हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, ये निकाला था ना हमने। तो अब देखो, अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सल्यूट होंगे उतनी ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, और जितनी ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उतना कम मॉलिक्यूलर मास होगा। अब यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ सल्यूट कम हो गए, डिक्रीज हो गए, डबल से हाफ हो गई, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। अगर ये हाफ है तो ये क्या हो जाएगा, फुल, ठीक है, मतलब हाफ से डबल हो जाएगा, समझ आई। तो इसीलिए जो मॉलिक्यूलर मास है वो 60 से 120 आ जाता है, डबल हो जाता है एसिटिक एसिड का, जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हो। क्यों, जब आप केमिकल फॉर्मूले से निकालोगे तो 60 आएगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके निकालोगे तो 120। डबल क्यों हुआ, क्योंकि डाइमराइज हो गया, और डाइमराइज होने की वजह से मॉलिक्यूलर जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो कम हो गए। जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, कम हो गई, और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। समझ आ गई, आई होप क्लियर हो गया होगा। यही रीज़न है एसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास बढ़ने का, ठीक है। अब दूसरी टाइप हम देखते हैं, अब दूसरा रीज़न देखते हैं हम, डिसोसिएशन, ठीक है। अब एसोसिएशन किस में होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जिनमें डायपोल्स नहीं बनते, ठीक है। और डिसोसिएशन किस में होगी, डिसोसिएशन होगी आयोनिक सल्यूट में। आयोनिक जो मतलब वाटर के अंदर कैटायंस और अनायंस बनाते हैं। अब एक चीज़ और, एसोसिएशन में नंबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो जाता है, और नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हाफ हो जाएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाता है। ये चीज़ एसोसिएशन में याद रखनी है। डिसोसिएशन में क्या हो जाएगा, मान लो KCl है, ठीक है, तो क्या बना देगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव,
ठीक है, यहाँ पर कितना मोल है, 1 मोल है, और यहाँ पर कितना है, एक ये 2, यहाँ पर 2 मोल्स है, तो नंबर क्या हो गया, डबल हो गया, 1 से 2 डबल हो गया। ठीक है, जब नंबर डबल हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डबल होगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नंबर डबल हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो गई। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। पहले अगर ये जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतना ये कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये डबल हो गई है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए KCl का जब आपने केमिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकाला तो वो निकल के आया 74.5 और दूसरी तरफ कितना निकल के आया 37.25। ठीक है, जब आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला तो हाफ हो गया, यही रीज़न था। हाफ क्यों हुआ, क्योंकि नंबर जो है वो डबल हो रहा है मोल्स का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास हाफ हो जाता है, कम हो जाता है, आधा हो जाता है। जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी उतना मॉलिक्यूलर मास कम होगा। आई होप यहाँ तक आपको ये दोनों रीज़न समझ आ गए होंगे, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के। ठीक है जी, अब चलो हम चलते हैं कहाँ पर, अब हम देखते हैं एक चीज़ और कि ये चीज़ याद रखनी है कि एसोसिएशन के केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं डाइमराइजेशन की वजह से, और हाफ हो जाता है। वहीं जो मॉलिक्यूलर मास है वो डबल हो जाता है। और डिसोसिएशन में क्या चीज़ याद रखनी है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज्ड हो जाते हैं डिसोसिएशन की वजह से और डबल हो जाते हैं, और जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो हाफ हो जाता है। यहाँ तक आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से हाफ हो रहा है, तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि मैम क्या हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज ला सकते हैं, और चेंज लाने पे क्या हो जाए कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो एग्जैक्ट निकल के आए, हमें पता चल जाए कि कितनी एसोसिएशन हो रही है, कितने नंबर ऑफ मतलब कितने हद तक एसोसिएशन हो रही है, कितनी हद तक डिसोसिएशन हो रही है, और हम क्या करें कि एक एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू तक, मतलब अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ना निकल के आए, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकल के आए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी। तो हम कोई चेंज ला सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हमने चारों की चारों पढ़ी है, तो हम हाँ आप ला सकते हैं उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज। सबसे पहले तो हम देखते हैं वो चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या था, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, ये आप नोट्स जो प्रीवियस क्लासेस के नोट्स हैं वो आप खोल के देखो, यही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, डेल्टा TB से डिनोट किया जाता है, किसके बराबर होता है, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, और उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किससे डिनोट की जाती है, डेल्टा TF से, और किसके बराबर होती है, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, और उसके बाद फाइनली जो लास्ट है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वो किसके बराबर होती है, W2 इंटू R इंटू T अपॉन M2 इंटू V। ठीक है, ये चार हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब क्या होता है कि 1880 में एक वान हॉफ होते हैं, उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एक फैक्टर आई। ठीक है, उस फैक्टर आई को बोला जाता है वॉन हॉफ फैक्टर। उन्होंने क्यों ये इंट्रोड्यूस किया, ताकि देखा जाए कि किस हद तक एसोसिएशन हो रही है, किस एक्सटेंट तक एसोसिएशन हो रही है, या किस एक्सटेंट तक डिसोसिएशन हो रही है। अब वॉन हॉफ फैक्टर को डिफाइन करने के तीन जो है वो इसकी तीन डेफिनेशन है। सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी है, वो हम पहले ये मैं दिखा देती हूँ, फिर डेफिनेशन लिखती हूँ। तो देखो, अब उन्होंने जो डेफिनेशन थी वो थी
किसके बराबर होगा, आई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कर दिया था, इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर दिया आई से, मल्टीप्लाई कर दिया आई से। आई क्या है, वॉन हाफ फैक्टर है। जब ये चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तब हमें कितनी एक्सटेंट तक एसोसिएशन हुई या डिसोसिएशन हुई सॉल्यूशन के अंदर हमें पता लग जाता है, और हमारे पास एक्सपेक्टेड नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाता है। ठीक है, जब हम वॉन हाफ फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। अब जो 3 डेफिनेशन है वॉन हाफ फैक्टर की, वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो है वो है आई क्या है, वॉन हाफ फैक्टर नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एक तो ये होगी कि नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो आप केमिकल फार्मूले से निकल के आ रहा है वो कितना है, उसके बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से निकाल के आ रहे हो वो कितना है, इसका रेशियो। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, और कैलकुलेटेड जो आपने कैलकुलेट करी। ठीक है, उसके बाद तीसरी है आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो बिफोर एसोसिएशन या फिर बिफोर डिसोसिएशन, ये 3 है डेफिनेशन किसकी, वॉन हाफ फैक्टर की। अब उसके बाद वॉन हाफ फैक्टर से हमें क्या पता चलता है कि एसोसिएशन के केस में जो वॉन हाफ फैक्टर की वैल्यू निकल के आती है वो लेस देन 1 होती है। ठीक है, लेस देन 1 होती है, और डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो अब हम 2 न्यूमेरिकल देख लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलो अब हमें ये था हमारा वॉन हाफ फैक्टर। अब आप आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा इससे कि वॉन हाफ फैक्टर है क्या। तो वॉन हाफ फैक्टर का इंक्लूजन क्या है, इंक्लूजन ऑफ वॉन हाफ फैक्टर मॉडिफाइज द इक्वेशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मॉडिफाई कैसे करता है, ताकि हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास निकाल सके, तो वो आई से जो मल्टीप्लाई किया सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, बस यही है। और 3 इसकी ये डेफिनेशंस है। ठीक है, अब हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन की 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि एसोसिएशन के केस में कैसे लेस देन 1 आता है, लेस देन यूनिटी आता है, और डिसोसिएशन के केस में कैसे ग्रेटर देन 1 आता है या ग्रेटर देन यूनिटी आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं लेट मी चेक फॉर अ सेकेंड। ठीक है, चलिए तो आई की वैल्यू क्या थी, एक बार मैं लिख लेती हूँ। आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ particles after association या dissociation upon number of moles of particles before एसोसिएशन या डिसोसिएशन। मतलब एसोसिएशन भी हो सकती है, डिसोसिएशन भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसोसिएशन। नंबर 1 हम कर लेते हैं डिसोसिएशन ऑफ, किसकी कर लेते हैं, MgCl2। डिसोसिएशन ऑफ MgCl2। ठीक है, तो देखो
इनिशियली क्या होगा, MgCl2 की डिसोसिएशन कैसे होती है, Mg2 प्लस Cl नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्योंकि दो पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए दो नेगेटिव चाहिए, तो अब देखो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्या होता है, ये कितना है, कितने मोल है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ 80% MgCl2 नहीं दिया हुआ, या डिसोसिएशन ऑफ 90% MgCl2 नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ दिया हुआ डिसोसिएशन ऑफ MgCl2, तो हमें पता ही नहीं कितनी है। तो इनिशियली डिसोसिएशन होगी क्या, सबसे पहले जो ये मतलब इसकी डिसोसिएशन कितनी होगी, शुरू में तो कोई जब ये इसको वाटर के अंदर डाला, अब भी जस्ट डाला ही था, रिएक्ट ही नहीं हुआ, तो इसकी भी डिसोसिएशन 0, इसकी भी 0। अब वाटर के अंदर डाल दिया, डिसोसिएशन स्टार्ट हो गई, कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो ये तो 1 है। ठीक है, अब 80% 90% दिया हुआ नहीं है यहाँ पे हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लिया, मान लो अज्यूम कर लिया, खुद से ले लिया अल्फा और इसको भी ले लिया अल्फा, और यहाँ पर 2 है, तो जिसकी वजह से हमने लगा दिया 2 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसी से ये मतलब कितनी इसकी डिसोसिएशन हुई, तो इससे ये तो घटेगा, कम होगा ना, तो 1 माइनस अल्फा कर दिया। ठीक है, ये माइनस अल्फा हो गया, इस 1 में से ये 80% अगर है तो 80%, 1 का 80% कितना होता है 0.8, 1 का 90% कितना होता है 0.9, 1 का 70% कितना होता है 0.7, और 1 का 100% कितना होता है 1 नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। अब ये 1 से जितना भी निकला ये वाला, तो ये 1 माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, पहले आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, तो आफ्टर ये बाद इक्विलिब्रियम पे जब डिसोसिएशन हो गई, तो इन सारों को प्लस कर लो, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये तीनों। ठीक है, अपॉन आफ्टर एसोसिएशन एक ही था तो 1 मोल था। अब यहाँ पर देखो ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस, ये माइनस हो गया, ये वाला 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1, ये किसके बराबर हो गया 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है जी, अब देखो सपोज करो डिसोसिएशन 100% हो रही है, डिसोसिएशन ऑफ MgCl2 इज 100%, तो डिसोसिएशन कितनी है 100%, तो जब डिसोसिएशन 100% है तो 1 का 100% क्या होता है 1 नहीं होता, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये आई इज इक्वल टू 3 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी है ना, ग्रेटर देन 1 है आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन यूनिटी है, ये 3 वैल्यू आ रही है, 1 कहाँ और 3 कहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अब हम देखते हैं अब एसोसिएशन देखते हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन किसकी हमने ली थी अभी पहले, एसिटिक एसिड की एसोसिएशन ली, तो अभी भी हम एसिटिक एसिड की एग्जाम्पल ही लेंगे। तो अब क्या है, एसोसिएशन ऑफ CH3COOH इन सोल्यूशन, वो भी इन सोल्यूशन थी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, CH3COOH, जब इसको आप बेंजीन में डालोगे ना C6H6 के अंदर, तो ये डाइमराइज हो जाता है, मतलब दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये कैसे बन जाएगा, CH3COOH होल ट्वाइस, क्योंकि डाइमराइज हो रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, अब चलो इनिशियली देखो क्या होगा, इनिशियली क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर 2 मोल है ना, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं इसको यहाँ पर 1 लिख रही हूँ, 2 भी लिख सकते हो आप, मैं 1 ले रही हूँ। अब अज्यूम करिए कि 1 है यहाँ पर 2 है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1 लिया है, और यहाँ पर शुरू में कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पर जब थोड़ी मतलब रिएक्शन ये डाइमराइज होने लग गए, तो कुछ देर के बाद मान लो ये अल्फा बन गया, और यहाँ पर 2 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो इसकी रेशियो में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, जब बाहर 2 हो तो अल्फा बाय 2 लिखते हैं, और यहाँ पर ये 1 था ही, और इसमें से क्या निकल गया 1 माइनस अल्फा,
ठीक है, 1 माइनस अल्फा निकल गया। अब उसके बाद ये वाला आई निकालो, आई इज इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन तो ये है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन, यहाँ पर कितने थे, 2 थे, तो मैंने कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 1 लिया था, तो इसलिए मैं ले रही हूँ 1। अब फर्दर कैलकुलेशन करी तो हमारे पास क्या निकल के आया, 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है जी, ये चीज़ निकल के आई। अब सपोज करो 100% एसोसिएशन हो रही है, 100% एसोसिएशन, ए लिख देती हूँ कैपिटल। 100% एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1। 1 का 100% क्या आता है, 1 ही आता है, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 के, यहाँ पर 2 चला जाएगा और ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई 2 के। 2 प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 बाई 2। तो अब ये देखो ये कितना है, ये लेस देन 1 है, ये लेस देन यूनिटी है, हाफ है ना, 1 हाफ है, ये 0.5 1 ठीक है, मतलब 1 बाई 2 0.5 ही होता है ना, तो ये हाफ है, तो ये लेस देन 1 है, 1 से कम है। तो मैंने तभी बोला था कि जो वैल्यू है आई की, ये एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 और डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1, ये 2 चीज़ें मैंने बोली थी, और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो भी गई। ठीक है, तो ये था बच्चों एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और उसके बाद वॉन्ट हॉफ फैक्टर। ठीक है, और वॉन्ट हॉफ फैक्टर के थ्रू हमने 2 न्यूमेरिकल्स देख लिए। अगर यहाँ पर आपको एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन 80% एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन सोल्यूशन, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, अल्फा की जगह 0.8। ठीक है, अगर 90% है तो 0.9। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।